हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी शालिनी शुक्ला और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शंकर आईएएस का फर्स्ट चैप्टर। तो हम इसमें पढ़ेंगे इकोलॉजी। ओइकोज मीनिंग होम और प्लेस टू लिव इन एंड लोगोज मीनिंग होता है स्टडी। लिटरली इट इज़ द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। Ecology is defined as a scientific study of the relationships of living organism with each other and with their environment। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स के साथ में और इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करता है। It deals with the ways in which organisms are molded by their environment, how they make use of environmental resources, including energy flow and mineral cycling। तो mineral cycling और energy flow एक्सेट्रा को इंक्लूड करते हुए कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है या वो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाइज इन नेचुरल हिस्ट्री विच इज़ एन ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो स्टार्टिंग तभी से हो गई जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी। तो सिंस अर्ली हिस्ट्री मैन हैज़ इंडल्ज इन इकोलॉजी इन अ प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वे, नोइंगली एंड अननोइंगली। तो जो इंसान था वो इकोलॉजी में इंडल्ज होता गया नोइंगली और अननोइंगली। इन प्रिमिटिव सोसाइटीज एवरी इंडिविजुअल वॉज रिक्वायर्ड टू हैव एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिज इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। तो किसी भी जो है प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत पड़ी कि वो उन्हें उनके इन्वायरमेंट की नॉलेज हो। अबाउट द फोर्सेस ऑफ नेचर and of plant and animal around him or her. An ancient Indian text have reference। तो अब हम देखेंगे आवर एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव रेफरेंस टू इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। द क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ द वैदिक पीरियड सच एज वेदास, संहितास, ब्राह्मणास एंड द अरण्यकास उपनिषद कंटेन मेनी रेफरेंसेस टू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि जो हमारे वेदास थे या संहितास थी उनमें क्या था कि हमें इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मिलते गए कि कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है। द इंडियन ट्रीटीज ऑन मेडिसिन जैसे कि चरक संहिता एंड द सर्जिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता जो थी उनसे भी हमें पता चलता है कि शोज दैट द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड हैड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इकोलॉजी। तो इसी के साथ में हमें पता चला कि कैसे अंडरस्टैंडिंग होती थी उस टाइम पे लोगों की प्लांट और एनिमल इकोलॉजी के साथ में। दीज टेक्स्ट कंटेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ सॉइल, क्लाइमेट and vegetation, and the description of plants typical to various localities। तो इनमें क्या होता था कि जैसे कहाँ पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, उनका क्या क्या यूज़ है और किस टाइप से वो हैबिट और हैबिटेट पे जो है डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉइल पे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे क्लाइमेट में किस टाइप के पौधे पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों की नॉलेज हमें मिलती है। इसके साथ में ही ये था कि लैंड वाटर सीजन्स वर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ एंड दैट पॉल्यूटेड एयर एंड वाटर वॉज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सब कंटेन करते थे इन्फॉर्मेशन कि कैसे ख़राब इन्वायरमेंट में ख़राब असर होता है हेल्थ पे। अभी हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इन्वायरमेंट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी ऑर्गेनिज्म को प्रभावित कर रही है, उसको इफेक्ट पहुंचा रही है उसकी पूरी लाइफ टाइम में, उसी को बोला जाता है इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेज, इवेंट्स एंड सराउंडिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग, सारे कॉम्पोनेंट्स का इन्फ्लुएंस इवेंट सब चीज़ को मिला के होता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटली डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर एंड अदर नीड्स। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करते रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, फूड, एनर्जी वगैरह के लिए। द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स। इट comprises both living यानी biotic and non-living यानी abiotic component. The environment is not static, but both biotic and abiotic factors are in flux and keep changing continuously। तो जो environment होता है वो static नहीं होता है, उसमें changes आते रहते हैं abiotic और biotic components में। biotic जो होते हैं वो थोड़े environment या natural हो जाते हैं, abiotic यानी जैसे human made reasons भी उसमें आ जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे component of environment। तो abiotic component में क्या हो जाएगा, energy, radiation and temperature and heat flow, water, atmospheric gases, winds, fire, gravity,
टोपोग्राफी, सॉयल एंड जियोलॉजिक सबस्ट्रेटम। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बायो जैसा कुछ भी थोड़ा कम फैक्टर है या नहीं है तो उनको बोलते हैं हम क्या, एबायोटिक। तो इनमें सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। और बायोटिक में क्या हो जाएंगी आपकी, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, या फिर डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, पैरासाइट्स हो जाएंगे, सिम्बायोन्ट्स हो जाएंगे, एंड क्या एनिमल्स हो जाएंगे, एंड मैन हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, ये बायोटिक में आ जाएंगे। फॉर इंस्टांस लेट्स टेक द एनवायरमेंट ऑफ अ फिश इन अ पॉन्ड। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फिश का देखेंगे कि उसका एनवायरमेंट कैसे मैनेज होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ फिश, तो किसी फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट्स एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट सच एज लाइट, टेम्परेचर इंक्लूडिंग द वाटर इन विच न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, गैसेस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाते हैं किसी फिश का। और उसके बाद सेकेंड फैक्टर क्या है कि बायोटिक एनवायरनमेंट कॉन्सिस्ट क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बोलते हैं प्लैंकटन, जिन पे क्या होता है मछलियाँ फीड करती हैं, विच इज़ अज्यूम एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। तो हम इनमें उन सारी चीज़ों को जो है मतलब इंक्लूड करेंगे जिनमें फिश को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरत होती है, जिन सारी चीज़ों की। इसी के साथ हम ये वाला लेक्चर समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे कि हम इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे होता है, क्या होता है फिशेस का, और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।